कि क्या लोकतंत्र में सबसे कमज़ोर लोगों के लिए स्पेस है क्या? सरकार वही बात सुनना चाहती है जो उसको पसंद हो। जिस दिन असहमति लोग सुनना बंद कर देता है उस दिन आप मान के चलिए कि लोकतांत्रिक स्पिरिट आपका खत्म हो रहा है। आज देश में ये स्थिति नहीं है कि आप सरकार के खिलाफ बात कर सकें। तो देश के कई महत्वपूर्ण बुद्धिजीवी बिना किसी तौर तरीके के उनको बंद किए जा रहे हैं, नज़रबंद किए जा रहे हैं, जेल में डाल दिए जा रहे हैं। राजनीति जो है कहीं ना कहीं कॉरपोरेट परस्त होते जा रही। पूरा चुनाव जो है 50,000 करोड़ का बाजार है, क्योंकि पॉलिटिकल फंडिंग अगर ट्रांसपेरेंट नहीं है तो मान के चलिए कि सरकारें जो है ट्रांसपेरेंट नहीं होंगी और डंडे के बल पर जबरन आप सरकार जो है लठैत के बल पर किसी की भी ज़मीन एक्वायर कर सकती। कि रेफरी अगर इंडिपेंडेंट नहीं है, रेफरी अगर न्यूट्रल नहीं है तो मैच आप फेयर नहीं कर पाएंगे। इंडिपेंडेंट संस्थाओं को जेबी संस्था जब बनाने की प्रक्रिया हो जाती है, लोकतंत्र इससे जो है कमज़ोर होता है। साथियों, बड़े मनोवैज्ञानिक थे फ्रायड। फ्रायड ने कहा था किसी व्यक्ति के बारे में कि वो बोलता है तो पौ फटती है, और ऐसे बहुत चंद लोग होते हैं जो कहते हैं, बोलते हैं तो ऐसी खिड़की खुलती है जिससे आप समाज को, राजनीति को समझ सकते हैं। रांची में एक ऐसी शख्सियत है सुधीर पाल। वो न सिर्फ लेखक हैं, पत्रकार हैं, बल्कि एक अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, और समाज पर उनकी गहरी नज़र रहती है, नब्ज़ पर दरअसल पकड़ रहती है। पिछले वीडियो में हमने उनसे राजनीतिक संवाद किया था, चर्चाएं की थी। आज फिर उनके पास हूँ मैं, और मैं एक अलग विषय पर, ये राजनीति ही है और देश की बात है। दरअसल ऐसी आशंका व्यक्त की जा रही हैं, सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत का जो है, इस पर कहीं खतरे के बादल तो नहीं मंडरा रहे हैं, क्योंकि लगातार ऐसी सूचनाएं मिलती हैं कि कई इंस्टीट्यूशन हैं जो कि आधार स्तंभ रहे लोकतंत्र के, उन्हें कमज़ोर किया जा रहा है। तो इन सब बातों को लेकर हम चाहते हैं कि सुधीर पाल जी हमारे व्यूवर्स को समझाएं, क्या सच में ऐसा हो रहा है? क्या अधिनायकवाद की ओर तो हम नहीं जा रहे हैं? क्या दक्षिण पंथ का उभार ही तो इसका कारण नहीं बन रहा है? तो चलिए हम सुधीर पाल जी से इन सब विषयों पर बात करते हैं। मैं अपनी बात शुरू करना चाहूँगा सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से। अभी 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी आई है, खासकर पंजाब के संदर्भ में, कि पंजाब के गवर्नर ने वहाँ की विधानसभा द्वारा पारित जो प्रस्ताव है, जो बिल है, उसको जो है लंबे समय से होल्ड किए हुए। और सुप्रीम कोर्ट की जब ये टिप्पणी हो रही थी उसी समय दूसरे राज्यों से भी सुप्रीम कोर्ट में इसी ढंग से राज्यपाल के खिलाफ मामले आ रहे थे। तो ये एक संकेत ये है कि जिस बारे हम लोग कहते आए हैं या पढ़ते आए हैं कि राज्यपाल जो हैं वो सेंटर के एजेंट होते हैं, ये हम कहते आए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी लगभग यही भाषा कही। और उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी रही उसने ये कहा कि अगर एक इलेक्टेड असेंबली के बिल को राज्यपाल, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर बैठे हुए हैं, अगर वो इस ढंग से होल्ड करे, जिसको बहुत लिमिटेड स्कोप संविधान में है कि या तो वो एक बार लौटाए, संशोधन की बात करे, और नहीं तो उनको पास करना ही करना है, कंसेंट उनको देना। तो ये टिप्पणी इशारा भर है कि देश की जो राजनीतिक माहौल है या देश का जो गवर्नेंस है वो किस दिशा में जा रहा है। इसका साफ अर्थ ये है कि जो हमारा नॉमिनल हेड स्टेट का होता है, जिनसे, और जो हमारा एग्जीक्यूटिव हेड मुख्यमंत्री है, हमारा देश जो है संघात्मक ढांचा का है, और इस संघात्मक ढांचा में निश्चित तौर पर सेंटर की सुप्रीमेसी होती है कई मामलों में, लेकिन ऐसा नहीं है कि स्टेट जो है उसका एक आर्म है या एक एजेंट है। ऐसा नहीं है, स्टेट कोई एजेंट नहीं है। स्टेट अपने आप में एक ऑटोनॉमी है और कई मामलों में उसकी ऑटोनॉमी है, और राज्यपाल सेंटर और स्टेट के बीच जो है एक सेतु का काम करता है, और उसकी भूमिका वही है। लेकिन जब राजनीतिक स्खलन की बात होती है और जिस ढंग से गवर्नर्स की पोस्टिंग या उनकी अपॉइंटमेंट होती है,
तो वहाँ ये लाजमी है जो पंजाब में हम देख रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद जो भी लोकतंत्र पसंद लोग हैं या देश की पॉलिटिकल पार्टीज़ को इस पर विचार करना चाहिए कि आने वाले दिनों में जिस लोकतंत्र पर हमें नाज होती थी, क्या ये नाज हम बरकरार रख पाएंगे या और भी नीचे जाएंगे। पहला उदाहरण तो ये। दूसरा मैं ये कह रहा हूँ कि लोकतंत्र की सबसे मूल बात ये है कि क्या लोकतंत्र में सबसे कमज़ोर लोगों के लिए स्पेस है क्या, जो आबादी के हिसाब से कमज़ोर हो या जिनकी संख्या कम हो, जो सामाजिक आर्थिक ढांचे में सबसे निचले स्तर पर हो या जो भौगोलिक कारणों से सबसे निचले स्तर पर हो, जिस भी कारण से, समुदाय के तौर पर नीचे हो, आर्थिक कारणों से, सामाजिक कारणों से, राजनीतिक कारणों से जो सबसे कमज़ोर है, क्या उसको हम जगह दे पाए। अगर हम जगह नहीं दे पाए तो कहीं ना कहीं हमारा लोकतंत्र जो है कमज़ोर है। और अगर हाल के दिनों में, हालांकि कई बार आप कहते हैं कि जो इंडेक्सेस हैं, अगर लोकतंत्र का हम इंडेक्स देखें या इवन प्रेस फ्रीडम का इंडेक्स देखें, तो ये दो इंडेक्स की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ, हालांकि जो सरकार है वो कहती है कि ये फैब्रिकेटेड होता है, जो भी होता है ना, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना जा रहा हूँ। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर आप इंडेक्स में 7 अंक नीचे आते हैं पिछले 2 सालों में, तो ये कहीं ना कहीं संकेत है कि हमारा लोकतंत्र जो है या लोकतांत्रिक जो स्पिरिट है, उस स्पिरिट में कहीं कोई कमी आ रही है जो महसूस की जा रही है। अगर प्रेस फ्रीडम में हम नीचे आ रहे हैं तो कितना नीचे आ रहे हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि हमें जो नाज था प्रेस की स्वतंत्रता पर, और अगर आप देखेंगे तो आज भी हमारे यहाँ प्रेस को लेके जितनी स्वतंत्रता है कानूनी तौर पर, जो हमारे और प्रेस शब्द जो है संविधान में कहीं नहीं है, जो एक आम नागरिक का मौलिक अधिकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का है, उसके तहत ही प्रेस उस अधिकार को एक्सरसाइज करता है। तो अगर इसकी बात हो रही है कि कहीं नीचे जा रहा है ये, तो ये संकेत है कि हमारा लोकतंत्र थोड़ा असहिष्णु हो रहा है, वो नहीं सुन पाता है। लोकतंत्र असहिष्णु कहने का मतलब कि सरकार वही बात सुनना चाहती है जो उसको पसंद हो। और मुझे लग रहा है कि ये सबसे महत्वपूर्ण इंडिकेटर है कि जिस दिन असहमति लोग सुनना बंद कर देता है, उस दिन आप मान के चलिए कि लोकतांत्रिक स्पिरिट आपका खत्म हो रहा है ना। तो जैसे वॉल्टेयर ने कहा था कि भाई आपके साथ हमारा विरोधाभास हो सकता है, आप हमारे प्रतिवादी भी हो सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम एक मौका आपको सुनने का देंगे। और मुझे लगता है कि लोकतंत्र की ब्यूटी इसी में है। भारत हाल के दिनों में, हम ये भी नहीं कहना चाहेंगे कि ये पूरा घटनाक्रम केवल 10 सालों का, उससे पहले का भी है ना, क्योंकि चरम पर नहीं पहुंचा। हाँ, ये स्खलन तो पहले से हो रहा था, लेकिन कई बार होता है कि जब जहाज बड़ी होती है तो जब मस्तूल केवल दिखने लगता है तब आपको लगता है कि वो डूब रहा है ना। तो आज हमारी स्थिति इसलिए आपको लग रहा होगा कि खतरे में है क्योंकि अब मस्तूल दिख रहा है। डूब तो पहले से भी रहा था, लेकिन मस्तूल जब दिखने लगा तब लोगों को लग रहा है कि वाकई हम बड़े गहरे में घुस गए हैं। तो दूसरा मैं प्रेस को लेके कह रहा हूँ, तो जो गोदी मीडिया शब्द जो क्वाइन हुआ है ना, आज देश में ये स्थिति नहीं है कि आप सरकार के खिलाफ बात कर सकें। और सोशल मीडिया के प्रचलन के बाद जो आईटी रूल्स बनाए जा रहे हैं, क्योंकि हाल के दिनों में आप देखेंगे कि जो परंपरागत मीडिया हमारा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहें या समाचार पत्र, उससे कहीं ज़्यादा रीच हमारी सोशल मीडिया का। और सोशल मीडिया जाने अनजाने ऐसा है जो सरकार के सीधे सीधे नियंत्रण में भी नहीं है। और यही कारण देखिएगा कि केंद्र से लेके राज्य सरकार कंट्रोल करने के लिए एक बिल ला रही है सरकार। हाँ, इसलिए आप देखेंगे कि केंद्र से लेके राज्य सरकारें जो है आज की तारीख में जो अभिव्यक्ति का एक लोकतांत्रिक मॉडल सोशल मीडिया के माध्यम से खड़ा हुआ है, जिसकी रीच करोड़ों में जिसकी रीच है, उसको आप देखेंगे कि राज्य सरकारें भी और केंद्र भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही। इसलिए नए नए कानून बना के, नए नए रूल्स बना के, नए नए अंकुश लगा के, पुराने कानूनों का इस्तेमाल करके आपको कहीं ना कहीं इस आवाज़ को दबाई जा रही है। क्योंकि सोशल मीडिया के युग में
कोई बात छिपा पाना बड़ा मुश्किल है ना। आप चाहे जितना भी ऐड दे के अखबार का मुंह बंद कर लें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का मुंह बंद कर लें, लेकिन कोई बात छिप जाएगी ऐसा नहीं है। तो ये लगातार कानून के ढंग से कोशिश ये हो रही है कि कैसे हम इस आवाज़ को कम करें, बंद करें, और इसके लिए जो सोशल मीडिया के बड़े प्लेयर्स हैं उसको कानूनी दायरा में लाने की कोशिश हो रही है। तो कहने का मतलब कि जो हमारा संकेतक है, लोकतांत्रिक स्पिरिट हमारा कितना है, उसका एक संकेतक ये है कि हम लोगों को सुनने का मादा रख पाते हैं कि नहीं, वो जज्बा हम में है कि नहीं। तो ये जज्बा कमज़ोर हो रहा है कि सरकारें जो है वो टॉलरेट नहीं कर पाती हैं, जो डिसेंट है, जो उनको पसंद नहीं है, उसको वो नहीं स्वीकार कर पाती हैं। और यही कारण है कि विभिन्न कानूनों के तहत देश के कई महत्वपूर्ण बुद्धिजीवी बिना किसी तौर तरीके के उनको बंद किए जा रहे हैं, नज़रबंद किए जा रहे हैं, जेल में डाल दिए जा रहे हैं। तो ये मुझे लग रहा है कि भारत जैसे देश के जो मिजाज है उसके हिसाब से ये सूट नहीं करता है। तीसरी बात मैं कह रहा हूँ कि खतरनाक ये हो रहा है कि हम सब लोग जानते हैं कि देश की राजनीति जो है वो लगातार जो है राजनीति का एक ढंग से कहा जाए तो स्खलन लगातार होता रहा। लेकिन हाल के दिनों में देखिएगा कि राजनीति जो है कहीं ना कहीं कॉरपोरेट प्रस्त होते जा रही। और कॉरपोरेट प्रस्त जो है, पहले भी कॉरपोरेट घराने पॉलिटिकल पार्टीज़ को चंदा देते थे और उसके बाद ठीका पट्टा ये सब चलता था, है ना। लेकिन वो कहीं ना कहीं एक कानूनी जिसको कहा जाए कि कुशन था, जिसके तहत हम उसको रोकते थे। और ऐसा नहीं था कि कंपनियां ही पॉलिटिकल पार्टीज़ को गवर्न करें या उसको चलाएं। अभी जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है जो हमारे इलेक्टोरल बॉन्ड को लेके, अब इलेक्टोरल बॉन्ड एक ऐसी नई बाज़ाब्ता कानून के द्वारा फिनांस बिल में, इसको मनी बिल में स्थापित करके लाया गया है। और इसमें ये कहा गया कि देने वाला का नाम पता नहीं होगा, लेने वाला का नाम भी एक्सेसिबल नहीं होगा। और लेकिन ये ट्रांसपेरेंट है, सरकार का दावा। तो भाई जब देने वाले का पता नहीं, लेने वाले का पता नहीं, क्या है? और ट्रांसपेरेंसी किन तक है? सिर्फ सरकार तक। पब्लिक के लिए ट्रांसपेरेंसी नहीं है। सरकार जान सकती है, चूँकि एसबीआई से बॉन्ड लिया जाना है, सरकार जान सकती है, एसबीआई से मांग सकती है, लेकिन पब्लिक नहीं जान सकती। तो ये अगर ये पता चले, और सूचना के अधिकार के तहत भी नहीं जान सकते। हाँ, ये इसलिए बोल रहे हैं कि एक्सेसिबल नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो नीति बनाने वाली संस्था है, उस नीति बनाने वाली संस्था को अगर कोई कॉरपोरेट अपने हिसाब से चलाने लगे तो ये देश के लिए बड़ी खतरनाक है। क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज़ को XYZ कोई बड़ी कंपनियां जो है बॉन्ड उसके के बिहाफ में खरीदेगी, उनको देगी, और जब सरकार में आएगी, जैसे कई उदाहरण भी हैं कि सरकार को जिस पॉलिटिकल पार्टीज़ को चंदा मिला, वो जब सरकार में आई तो उसने उसको उपकृत किया ठेका देके, है ना। तो ये पहले छोटे स्तर पर होता था, बच बचा के होता था, लेकिन अब ये कानूनी ढंग से करने का कानूनी ढंग से करने का तरीका किया गया है, जो खतरनाक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि लोकतंत्र अगर लोग के लिए है, चुनाव अगर लोगों का जनप्रतिनिधित्व चुना जाना है, तो ये जो भागीदारी थी, है ना, जिसको हम फ्री एंड फेयर कहते हैं, तो ये ना फ्री है ना फेयर है। तो ये खतरनाक, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि चुनाव पद्धति में, और जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर फॉर्मर रहे हैं, उन्होंने कहा था कि ये पूरा चुनाव जो है 50,000 करोड़ का बाजार है ना। भले हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहती है कि हमारा पर वोटर खर्च जो है केवल 25 पैसे है, लेकिन ये कारोबार जो है 50,000 करोड़ का है। इतना बड़ा मार्केट एक ढंग से कहा जाए, और ये केवल 50,000 करोड़ का नहीं है। और मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये फंडिंग, क्योंकि पॉलिटिकल फंडिंग अगर ट्रांसपेरेंट नहीं है तो मान के चलिए कि सरकारें जो है ट्रांसपेरेंट नहीं होंगी, और सरकार जो है दबाव में काम करेंगी, उनके दबाव में जिन्होंने फंड करके उनको बैठाया। और इसलिए अभी आप हाल के दिनों में देखिए कि जनता के प्रोटेस्ट के बाद भी कई कानून ऐसे बनते हैं जो जनता के हित में नहीं होती, किसी खास लोगों के हित के लिए होती है ना। तो तीसरा जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ कि हमारा लोकतांत्रिक ढांचा जो है कमज़ोर हो रहा है। चौथी बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि हाल के दिनों में आप देखिए कि जितने प्रगतिशील कानून हैं
माने वो कानून जो जनता ने स्ट्रगल से हासिल किया है, जनता को जो अधिकार मिले, उन तमाम कानूनों को देखिए ख़त्म नहीं किया जा रहा है, लेकिन इसके कुछ प्रोविजंस ऐसे किए जा रहे हैं जो उस कानून की आत्मा को कमज़ोर करता है और पब्लिक को डिसएम्पावर्ड करता है, उसको कमज़ोर करता है। मसलन अगर मैं लैंड एक्विजिशन कानून की बात करूं 2013 की, तो उस लैंड एक्विजिशन कानून में सेक्शन 42 जो है वो इतना महत्वपूर्ण है। वो कहता है कि आदिवासी इलाकों में भूमि अधिग्रहण अंतिम विकल्प होगा और बिना ग्राम सभा के कंसेंट के या विलेज काउंसिल के कंसेंट के, कम्युनिटीज़ के कंसेंट के बगैर आप ज़मीन एक्वायर नहीं कर सकते। सरकार ने इस कानून को ख़त्म नहीं किया, लेकिन इसमें कई प्रोविजंस को, जैसे उन्होंने कहा कि स्ट्रेटजिक इम्पॉर्टेंस की कोई प्रोजेक्ट है तो उसके लिए ग्राम सभा की कंसेंट नहीं चाहिए। अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जो लीनियर प्रोजेक्ट है तो उसके लिए ग्राम सभा की कंसेंट नहीं चाहिए। ऐसा कोई प्रोजेक्ट है जिसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट से सीधे सीधे जुड़ा है तो उसमें कंसेंट नहीं चाहिए। तो इसका मतलब कि कम्युनिटीज़ को पूछे बगैर, जिस ढंग से अंग्रेज़ों का कानून था, आपने एक प्रगतिशील कानून बनाया, लेकिन उसके कुछ प्रोविजंस को डाइल्यूट करके आपने फिर उस स्थिति में पहुंचा दी कि डंडे के बल पर जबरन आप सरकार जो है लठैत के बल पर किसी की भी ज़मीन एक्वायर कर सकती, जो इस प्रगतिशील लोकतांत्रिक देश में हम लोग को अच्छा नहीं लगता। एक एक दूसरा, इसी में और प्रोविजंस अगर आप देखेंगे तो प्रोविजंस ये थे कि किसी भी प्रोजेक्ट को सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट और इकोनॉमिक इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट SIA और EIA, बहुत तरीके से आप देखेंगे कि ये दोनों प्रोविजंस को बड़े प्रोजेक्ट्स से के दायरे से बाहर लाया गया। इसका असर क्या हो रहा है? इसका असर ये हो रहा है कि विलेज कम्युनिटीज़ या पब्लिक को जो ताकत थी, जो लोकतंत्र का बुनियादी हक था, उस हक को आप ख़त्म कर रहे हैं। इसी ढंग से आप FRA कानून को देखिए, इसी ढंग से फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो लाया गया उसको आप देखिए। यानी जितने प्रगतिशील कानून हैं, RTI एक्ट को तो ऐसे ही आपने डाइल्यूट कर दिया है। तो इसका मतलब कि जनता को एम्पावर्ड करने वाले जो कानून हैं उस सारे कानून को आप जो है कमज़ोर करते चले जा रहे हैं। चौथी बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि जितनी लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ECI के अपॉइंटमेंट में चीफ जस्टिस भी रहेंगे, लेकिन रातों रात कानून पार्लियामेंट से पारित किया गया और पारित करके ये कर दिया गया कि एक मिनिस्टर और प्रधानमंत्री और विपक्ष का एक नेता, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक ये हो गया कि रेफरी अगर इंडिपेंडेंट नहीं है, रेफरी अगर न्यूट्रल नहीं है तो मैच आप फेयर नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ये एक तो रेफरी की बात हुई। इतनी महत्वपूर्ण संस्था जिसके इंटीग्रिटी पर कभी सवाल नहीं उठते थे, हाल के दिनों में उसकी इंटीग्रिटी को लेके कई तरह के सवाल उठते रहे। तो एक महत्वपूर्ण संस्था हमारी कमज़ोर हुई। CBI का रिकॉर्ड कभी भी अच्छा नहीं रहा, है ना। ED को अगर आप देखें कि ये सारी संस्थाएं हैं जिसको कभी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता था, लेकिन आज लगता है कि ये एक पॉलिटिकल टूल्स की तरह इन संस्थाओं का इस्तेमाल हो रहा है। इसका मतलब कि जांच एजेंसियों का इस्तेमाल अगर आप पॉलिटिकल विंडिकेशन के लिए कर रहे हैं, आप CBI का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जो इंडिपेंडेंट संस्थाओं को JB संस्था जब बनाने की प्रक्रिया हो जाती है या संवैधानिक संस्थाओं को कमज़ोर करने की प्रक्रिया होती है, तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र इससे जो है कमज़ोर होता है, ये हम महसूस करते हैं। सुधीर जी बहुत ही गंभीरतापूर्वक आप चीज़ों को रख रहे हैं। अव्यूवर्स के सामने तस्वीरें साफ होती जा रही हैं। वो ये है कि आजकल लगता है कि चीज़ों की परिभाषाएँ जो बदलती जा रही हैं, जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसकी परिभाषाएं बदल रही हैं, आचार संहिता, इसकी परिभाषाएं बदल रही हैं। ये हम करें तो रामलीला और आप करें तो रासलीला, बड़ा चर्चित मुहावरा है। मैं ये सब बात इसलिए कर रहा हूँ कि भ्रष्टाचार की बातें बहुत की जाती हैं हमारे यहाँ, लेकिन एक दल जो है दूसरे दल के जो लोग उसको भ्रष्टाचारी कहता है, और जिसे कहता है वो दूसरे दिन उसी दल में शामिल हो जाता है। तो ये चर्चा आम है कि वो एक ऐसी वॉशिंग मशीन हो गई है भाजपा कि जो आज है वो पवित्र हो जाता है, जैसे गंगा जल
का इस्तेमाल हो, उसके साथ किया गया हो। और ऐसी अभी एक ताज़ा मामला, क्या 1-2 महीने की बात है, आपको याद होगा, भाजपा के सांसद हैं रमेश विधोड़ी जी, दक्षिण दिल्ली के। वो कभी समाजवादी हुआ करते थे, वीपी सिंह के समय वो जनता दल में भी थे। पता नहीं कैसा उनका समाजवाद था, ये खैर अलग चर्चा के विषय है। तो उन्होंने लोकसभा में चर्चा के दौरान, बसपा के सांसद हैं कुंवर दानिश अली, उनके खिलाफ ऐसी अपमानजनक बातें कही जो कि किसी धर्म विशेष को लेकर थी। बड़ा हल्ला हुआ, हंगामा हुआ, लेकिन उसको लेकर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब बल्कि उन्हें चुनावी संयोजक राजस्थान में बनाकर भेज दिया गया, कोटा प्रमंडल का राजस्थान में। और अभी मोहित्रा जो हैं, बड़ा चर्चित सांसद रही हैं तृणमूल कांग्रेस से, उनका कोई मामला था, उन पर धड़ बड़ सब नीति आयोग कमेटी बन गई और कमेटी ने क्या क्या सवालात किए और फैसला भी लगभग आ ही गया या आने वाला है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ये अधिनायकवाद नहीं है? और आचार संहिता का मामला, अभी मध्य प्रदेश में खबर है कि प्रियंका गांधी पर नोटिस डाल दिए चुनाव आयोग ने। अब वही कई जो बड़े बड़े मंत्री हैं, बड़े साहब हैं, छोटे साहब हैं, भाजपा के जो सत्ताधारी दल है, उनके लोग चुनावी घोषणाएं कर रहे हैं और बड़ी बड़ी योजनाओं की घोषणाएं कर रहे हैं। कई आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है। तो फिर वही सवाल पर मैं लौटता हूँ कि क्या लोकतंत्र पर खतरे के बादल नहीं मंडरा रहे हैं और क्या स्थिति शिखर पर नहीं पहुँच रही है? और दरअसल फिर देश का भविष्य है क्या? फिर लोकतंत्र क्या बचा रह पाएगा या नहीं? मैं चाहता हूँ ज़्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि आपके पास भाषा है, आपके पास लहजा है, आप हमारे व्यूवर्स को इन सारी चीज़ों को जो आशंकाएं हैं इसका हल करेंगे, तलाशने की कोशिश करेंगे। आपने जो कहा बादल मंडरा रहे हैं, मुझे लगता है कि बादल बिल्कुल छा गए हैं, काले बादल। अब नज़रिए का फ़र्क है। अगर आप नहीं देखना चाहते हैं, जैसे आम कहावत है कि गैंडों को चूटी काटिए तो 65 दिन बाद उसको लगता है कि किसी ने काटा है। ये बात अलग है। लेकिन कोई भी संवेदनशील आदमी जो आँख कान खोल कर इस देश में रह रहा है, उसको ये समझ में आ रहा है कि कुछ तो ठीक नहीं चल रहा। अब इसको आप होता क्या है कि इसको काउंटर आप जो है कलर से करते हैं, फ्लैग से करते हैं, विचारधारा से करते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इसको कलर, फ्लैग या विचारधारा से जोड़ के देखने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप से जब आप पूछिएगा तो सीधा सा प्रश्न है कि विधूरी साहब ने जो पार्लियामेंट में कहा, तो पार्लियामेंट में जो कहा तो क्या वो हेट स्पीच था या नहीं था? वो असंसदीय भाषा नहीं थी, हेट स्पीच था। वो ऐसा स्पीच था जो सांप्रदायिक द्वेष को फैलाता है। ऐसा स्पीच था जो एक खास समुदाय के खिलाफ नफरत भड़काता है। तो इसके लिए आईपीसी में जो धाराएं बनी हुई हैं, ये विधूड़ी साहब पर भी एप्लीकेबल है। ये बात अलग है कि जहाँ ये बोला जा रहा था वो एक ऐसी जगह है जहाँ बहुत सारी प्रिविलेज है। लेकिन प्रिविलेज का मतलब ये नहीं है, प्रिविलेज असंसदीय भाषा के लिए हो सकती है, घृणास्पद या हेट स्पीच के लिए नहीं हो सकती। लेकिन मैंने पहले ही आपको कहा कि जब रेफरी खेल का पार्टीजन हो जाए, किसी पार्टी का हो जाए या किसी का पक्ष लेने वाला हो जाए, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में लोगों को ये महसूस होता है। और मान के चलिए कि अगर 50%, 60% लोगों को लग रहा है कि कुछ गलत हो रहा है, तो इसका मतलब कि गलत हो रहा है ये आपको मानना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया आपके प्रति बायस्ड है या सब लोग आपके प्रति बायस्ड है। कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी हो रही। इसी वजह से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि क्यों ये बात होती है कि भाई आचार संहिता जब लगता है तो उसके ज़्यादातर मामलों में हस्तक्षेप जो इलेक्शन कमीशन करती है वो विपक्ष को ही क्यों करती, जबकि इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक निकाय है और वो इंडिपेंडेंट है। तो इंडिपेंडेंट होने के नाते उनके लिए पक्ष विपक्ष दोनों बराबर होना चाहिए, लेकिन नहीं हो पा रहा। और अगर नहीं हो पा रहा है तो ये हमारा गिरावट है। इसका मतलब कि लोकतंत्र हमारे लिए
बैलेंस, संतुलन बना, क्योंकि लोकतंत्र की सबसे बड़ी खासियत है समायोजन बनाने की कला, है ना। वो समाज को समायोजित करता है, वो परंपराओं को समायोजित करता है, वो संस्कृतियों को समायोजित करता है, वो जीवन शैली को समायोजित करता है, क्योंकि हम एक वैविध्य देश, वैसे देश में हैं जिसमें विविधता है। इतनी ज़्यादा विविधता को अगर आप समायोजित करने में असफल हो रहे हैं तो इसका मतलब लोकतंत्र हमारा असफल है। और मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि अगर आप ये मौका देते हैं किसी खास समुदाय के खिलाफ घृणित शब्द का इस्तेमाल करने का और कानून कुछ भी नहीं करता है, तो इसका मतलब कि लोकतंत्र का समायोजन कमज़ोर हो रहा है। अगर आप किसी खास संस्था में के फंक्शनिंग में ये पाते हैं कि वो संस्था देश के सभी नागरिकों के साथ एक समान व्यवहार नहीं कर रही, तो इसका मतलब कि हमारा लोकतांत्रिक ढांचा जो है समायोजन करने में विफल हो रहा। अगर एक अनुसंधान करने वाली संस्था किसी के प्रति जो है पूर्वाग्रह पाल लेती है, तो इसका मतलब कि ये लोकतंत्र का जो समायोजन की स्पिरिट है वो कमज़ोर हो रही। तो इस मुकाबले आप देखिएगा जिन घटनाओं की चर्चा आपने की, चाहे महुआ मोइत्रा जी का मामला करें या जो आपने टिप्पणी की जो भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं, दूसरे दल में गए, वॉशिंग मशीन की तरह साफ़ हो जाते हैं। तो अगर आम पब्लिक इन चीज़ों पर बात कर रही है तो आपको कोई प्रमाण देने की ज़रूरत नहीं है, सफाई देने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा लोकतंत्र खतरे में नहीं है। ये पर्याप्त सबूत है कि लोकतंत्र की जो सबसे बड़ी ताकत समायोजित करने की है, वो समायोजन की ताकत जो है कमज़ोर हो रही है। और ये समायोजन की ताकत कमज़ोर हो रही है तो लोकतंत्र हमारे खतरे में। और इस पर सभी राजनीतिक दलों को विचार करना चाहिए। ये केवल सत्ता या कुर्सी तक का मामला नहीं है, ये एक ऐतिहासिक क्षण है और आने वाले दिनों में ये इतिहास में लिखा जाएगा, चाहे पक्ष में जो भी हो या विपक्ष में जो भी हो। तो एक संवेदनशील नागरिक होने के नाते मुझे लगता है कि सरकार से हमारी अपेक्षा ये होती है कि हमारे लोकतंत्र को वाइब्रेंट रखे, हमारे लोकतंत्र का जो स्पिरिट है उस स्पिरिट को और बेहतर करे और नागरिकों को ये भरोसा हो कि कानून की निगाह में हम सब बराबर हैं, हमारे साथ बराबर का व्यवहार होता है, सरकार की नज़र में हम बराबर हैं और सरकार हमारे साथ बराबरी का बर्ताव करती है। पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल पार्टीज़ के प्रति हमारा भरोसा हो कि केवल इस आधार पर वो हमारे साथ भेदभाव नहीं करेगी कि हम उनकी विचारधारा से सहमति नहीं रखते। ये जब तक माहौल नहीं बनेगा, जो हाल के दिनों में बड़े निचले स्तर पर चला गया है, अगर इसको हम बहाल नहीं कर पाते हैं तो आप जो कह रहे हैं कि लोकतंत्र पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं, खतरे के बादल नहीं मंडरा रहे हैं, खतरा हमारे सामने खड़ा है और हमको इससे निकलने का कोई रास्ता कोई दिखा भी नहीं रहा। सबसे बड़ी दिक्कत यहीं पर। आपसे आग्रह है, गुजारिश है कि ये वैकल्पिक मीडिया है, फ्रीडम ऑफ स्पीच का साथ दीजिए। और जीटी रोड लाइव ऐसा ही मंच है, हम चाहते हैं कि आपका साथ मिले। आपका साथ ही हमारी ताकत है, हमारा बल है। तो आप कुछ आर्थिक सहयोग भी हमें कर सकते हैं। हमारा UPI नंबर है 8083557257। आप इस पर गूगल पे, फ़ोनपे और पेटीएम भी कर सकते हैं। साथियों, अगर आप ये ना करें तो इतना तो साथ हमारा ज़रूर दें कि हमारे YouTube चैनल जीटी रोड लाइव को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और जीटी रोड लाइव के नाम से ही फेसबुक पेज है हमारा, उसे भी फॉलो करना हरगिज़ ना भूलें। वहाँ भी देखें हमारा वीडियो, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें।